हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। और मेरे ख्याल से सब लोगों का डिनर हो गया होगा। मेरा अभी डिनर हुआ नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आज भी मैं आपसे लाइव बात कर लेती हूँ, क्योंकि कल नेटवर्क की ख़राबी की वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। आज जो हम लोग बात करेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का सपना था हमारे मोदी जी का, वो पूरी तरह से ज़ीरो हो गया है, फ्लॉप हो गया है। तो इस बारे में हम बात करेंगे किस तरह से बुलेट ट्रेन का जो सपना मोदी जी दिखाया करते थे, वो सपना जो है पूरी तरह से टूट चुका है। बुलेट ट्रेन अब भारत में नहीं आएगी। जापान की जो कंपनियां हम लोगों को बुलेट ट्रेन देने वाली थी, उन्होंने बुलेट ट्रेन देने से पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया हमारे देश में बुलेट ट्रेन भेजने का या हमारे देश के लिए बुलेट ट्रेन बनाने का। उन्होंने पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और अब जाके उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया कि देखिए भैया, हमें आपके यहाँ पे बुलेट ट्रेन बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके यहाँ बुलेट ट्रेन भेजने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर केंद्र सरकार ने सोचा ठीक है यार, क्या है, नहीं इंटरेस्ट इनको तो कोई बात नहीं। जब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बुलेट ट्रेन बनाने का, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने भी तो जो बुलेट ट्रेन पे जितने वोट हथियाने थे, दो बार तीन बार लगातार बुलेट ट्रेन करके हमें जितने वोट्स मिलने चाहिए थे, उतने वोट्स तो हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। हम बुलेट ट्रेन ला के हम करेंगे क्या? फालतू में पैसा बर्बाद होगा, उतने पैसे इलेक्शन में लगा लेते हैं। तो ये इस तरह की जो सोच है हमारी सरकार की भी चल रही। तो सरकार ने सोचा कि छोड़ो यार, क्या बुलेट ट्रेन लाएंगे, छोड़ दो। और जापान की कंपनी से कम इंटरेस्ट जो है, कहीं ज्यादा कम इंटरेस्ट जो है वो उद्धव सरकार ने और मोदी सरकार ने लेना शुरू कर दिया। उद्धव सरकार ने सोचा अभी क्या फायदा है, अभी क्या मतलब है यहाँ पर बुलेट ट्रेन, इतना तो डेवलपमेंट हो रहा है। फाइनेंशियल कैपिटल किसको बोलते हैं? मुंबई इज कैपिटल ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या करेंगे बुलेट ट्रेन लाके? मोदी जी ने बोला बात भी सही है, कोई मतलब नहीं है बुलेट ट्रेन लाकर। तो कुल मिला के जो बुलेट ट्रेन का जो हमारा सपना था, जो हम लोग चाहते थे कि बुलेट ट्रेन जो है हमारी सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी थी, तो वो आप भूल जाइए। अभी बुलेट ट्रेन कोई फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है और बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि हमने जापान से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन लिया है। और लोन जो है हमारा 50 साल का लोन था जापानीज गवर्नमेंट से। हमने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है और लोन जो है हम अभी तक चुका नहीं पाए हैं। शायद ऐसा लगता है इसी वजह से जापान जो है हमारे साथ में किसी तरह की डील करने में या हमारे लिए बुलेट ट्रेन बनाने में जापान जो है इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और भी हम देखते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर में ऐसा लिखा हुआ है कि जो जापानीज कंपनी है वो अब हमसे बहुत ज्यादा बुलेट ट्रेन के पैसे मांग रही है। पहले जितने बुलेट ट्रेन के पैसे जापानीज कंपनीज ने मांगे हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसे जो है बुलेट ट्रेन के लिए अब जापानीज कंपनी मांग रही है, और जो हम लोग देने में असक्षम है। और भी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार तो वैसे भी अब कोरोना का बहाना लेके बैठ गई है। जीडीपी जो है -23.9% का गोता लगा चुकी है, और जीडीपी के अलावा अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो एकदम बद से बदतर हो चुकी है। उसके बाद में हम पीएमआई इंडेक्स बढ़ नहीं रहा है। हालांकि निर्मला सीतारमण जी झूठ पे झूठ बोलती रहती है कि पीएमआई इंडेक्स जो बढ़ गया है, परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स जिसको कहते हैं, निर्मला सीतारमण जी कहती है कि परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स जो है बढ़ चुका है। पता नहीं उनको कैसे बढ़ा हुआ दिख रहा है। ना कोई दिवाली है, ना होली है, ना कोई बड़ा कोई त्योहार है, ना ही कोई दुकानें खुली हुई है, तो पीएमआई कैसे बढ़ गया है? पता नहीं, रक्षाबंधन में शायद राखियां बिकी होगी, इसीलिए उनको निर्मला सीतारमण जी को जो पीएमआई इंडेक्स बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। लेकिन पीएमआई इंडेक्स बढ़ा नहीं है। और ऐसा इंडियन एक्सप्रेस का और कई सारे जो है बड़े लोगों का, जो बड़े एक्सपर्ट्स है, जो इकोनॉमिस्ट है, उनका मानना है कि पीएमआई इंडेक्स नहीं बढ़ा है, ना ही बढ़ने वाला है। आगे आने वाले 90 से 100 दिनों के अंदर भी पीएमआई इंडेक्स जो जहां का वहीं रहेगा। पीएमआई इंडेक्स बढ़ने की बात आप भूल जाइए। पीएमआई इंडेक्स नहीं बढ़ने वाला है। निर्मला सीतारमण जी को दिखता रहेगा, और जो दिखता है दिखते रहने दीजिए, लेकिन पीएमआई इंडेक्स बढ़ाने का और बढ़ने का अभी कहीं से कहीं तक कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। ऐसा जो है वो काफी सारे एक्सपर्ट्स का, काफी सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है, ऐसा मानना है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सिर्फ रिजर्व बैंक बातें कर रही है, और लोन्स जो है वो 50 करोड़ जो आपने कहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स को दे रहे हैं, तो 50 करोड़ का लोन अगर प्रायोरिटी सेक्टर्स को दे रहे हैं, तो प्रायोरिटी सेक्टर्स तो पहले से ही बेटर कर रहे हैं। 50 करोड़ का लोन उनको क्या दे रहे हैं? लेकिन जो सेक्टर्स बढ़िया करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स बढ़िया काम करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स जो भी
शुरू भी नहीं हुए, जो स्टार्टअप्स अभी स्टार्ट ही नहीं हुए जो स्टार्टअप्स, तो उन स्टार्टअप्स के लिए सरकार कोई प्लान नहीं कर रही है। स्टार्टअप्स को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। एमएसएमईज का बजट जो है बहुत कम रख दिया गया है। एमएसएमईज का बजट इतना कम है कि आप तो भूल ही जाइए कि आप किसी 10 या 50 हजार में आप कुछ काम कर लेंगे, या 10 या 50 हजार में आपको कोई बड़ा सा फायदा मिल जाएगा। आप इस बात को भूल जाइए। 10,000 50,000 में ना तो कोई बिजनेस बनता है, ना कोई बिजनेस बढ़ता है, ना ही कोई बिजनेस 10,000 50,000 में कोई बिजनेस जो है आप 25 एम्प्लॉयज के साथ में खोल सकते हैं। अगर आप 25 एम्प्लॉयज के साथ में कोई बिजनेस नहीं खोल सकते हैं तो एमएसएमईज के लिए हम फैसिलिटी दे रहे हैं, ऐसा बार बार जो है कहना निर्मला सीतारमण जी के लिए ठीक नहीं है। पता नहीं वो क्यों झूठ बोल रही हैं, शायद उन्होंने भी मोदी जी की तरह झूठ बोलने की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है। खैर देखते हैं कि मिनी लॉकडाउन की वजह से, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि मिनी लॉकडाउन की वजह से जो बड़ी होटल्स है और मिनी लॉकडाउन की वजह से जो बड़े उद्योग कारोबारी वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी शोरूम से दुकानें लेके बैठे हुए हैं, उनको भी मिनी लॉकडाउन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। क्योंकि जब मिनी लॉकडाउन होता है तो लोग नॉर्मली घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, ना के बराबर कर देते, तो बड़े कारोबारी को भी मिनी लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो वी शेप रिकवरी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। वी शेप रिकवरी तब होता है, निर्मला सीतारमण जी के हिसाब से वो कहना चाह रही है कि वी शेप रिकवरी हो रही है, लेकिन वी शेप रिकवरी तब होती है जब हम लोग पीएमआई इंडेक्स बढ़ जाता है, या सारी दुकानें खुली हो, या जनता जो है वो अपनी अर्निंग्स का 60% या 40% की परचेसिंग कर रहे हो। लेकिन ऐसी कोई भी वी शेप रिकवरी की जो लक्षण हैं वो मार्केट में नजर नहीं आ रहे हैं, और इसी वजह से हम ये बात मानने को तैयार नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि हम किसी तरह की बात मानने को तैयार नहीं है कि वी शेप रिकवरी बढ़ रही है, या पीएमआई इंडेक्स बढ़ रहा है, बुलेट ट्रेन आ रही है, या एमएसएमईज को पैसे दे रहे हैं। ये सब बातें किताबी बातें हैं, सिर्फ लिखी हुई बातें हैं। ये कहीं पर इसका कहीं भी प्रैक्टिकली कहीं इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये बातें सच नहीं है। और कोई भी बैंक जो है वो 10,000 से 50,000 से ज्यादा लोन देने को तैयार नहीं है। नए एंटरप्रेनर्स जो अभी मार्केट में आना चाहते हैं वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बैंकों को नए एंटरप्रेनर्स को लोन नहीं देना है। बैंकें नए एंटरप्रेनर्स को लोन देने से बचती है। तो ऐसे में कैसे आप सोचेंगे कि आपने जो है 20 लाख करोड़ का आपने जुमला जो फेंका था वो पब्लिक के कहीं से कहीं तक काम आ रहा है। जरूरत है कि फिस्कल स्टिम्युलस की। फिस्कल स्टिम्युलस आपको पता है किसको कहते हैं? पब्लिक के अकाउंट में, लोगों के अकाउंट में, किसानों के अकाउंट में, एम्प्लॉयज के अकाउंट में, एंटरप्रेनर्स के अकाउंट में, कंपनी ऑनर्स के अकाउंट में, जो रेडी पटरी वाले हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने को फिस्कल स्टिम्युलस कहते हैं, जिसकी कि आज की डेट में हमें फिस्कल स्टिम्युलस की जरूरत थी। बुलेट ट्रेन तो आप भूल जाइए, 2022 को आपकी बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, लेकिन अब जो है बुलेट ट्रेन तो आप भूल ही जाइए। 2022 क्या 2030 तक बुलेट ट्रेन नहीं चल सकती, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस का कहना है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि जापान ने मना कर दिया है, जापान डिले कर रहा है, जापान जो है हमारे यहाँ पे जल्दी बुलेट ट्रेन भेजने में असमर्थ है या नहीं भेज रहा है, इसीलिए हम लोग जो है 5 साल लेट बुलेट ट्रेन चलेगी, ऐसा सरकार ने अभी से बता दिया है। लेकिन 5 साल तो क्या, अगर आने वाले 15 साल में भी हम देखेंगे तभी भी बुलेट ट्रेन का आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा प्रतीत होता है। तो ये मैंने आपको बताई खबरें जो सरकार की नहीं है बुलेट ट्रेन को लाने में। सरकार की नहीं है कि बुलेट ट्रेन आपके यहाँ पर आए, बुलेट ट्रेनों में आप सफर करें। सरकार को कोई लेना देना नहीं है कि आप बुलेट ट्रेन में बैठ रहे हैं, बैलगाड़ी से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जैसे जाना है आप जैसे जाइए। बुलेट ट्रेन तो अभी फिलहाल नहीं आ रही है, आपको मेट्रो से काम चलाना पड़ेगा, और मेट्रो ही आपकी लाइफ लाइन है। जैसे दिल्ली वाले कहते हैं कि मेट्रो जो है लाइफ लाइन है, मुंबई लोकल जो है मुंबई की लाइफ लाइन है, तो अभी आपको मुंबई लोकल से और दिल्ली मेट्रो से, मुंबई मेट्रो से ही आपको फिलहाल काम चलाना पड़ेगा। और जो भी निर्मला सीतारमण जी कहती है झूठ पे झूठ कि वी शेप रिकवरी हो रही है, वी शेप रिकवरी हो रही है, परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, और
बिल्कुल MSMEs को पैसा दे रहे हैं, 50 करोड़ का अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन दे देना है, स्टार्टअप्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी की सारी बातें जो है वो झूठ है। स्पाइक्स आएंगे, लेकिन स्पाइक्स तब आएंगे जब कोई बड़ा त्योहार आएगा, जैसे दिवाली है। इस तरह के त्योहार आने पे थोड़ी बहुत जो है स्पाइक्स बढ़ सकती है, थोड़ा बहुत जो है PMI इंडेक्स बढ़ सकता है, क्योंकि उस समय पे हमारे यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कुछ मिठाइयाँ या कुछ खाने पीने के सामान जो है ज़्यादा बिकते हैं। हमें पूजा पाठ करनी होती है 5 दिनों तक और त्योहार मनाना होता है, तो शायद उस समय थोड़ा सा स्पाइक आए। अभी भी काफ़ी सारे त्योहार आप देखेंगे गए हुए हैं, लेकिन उस तरह का स्पाइक जो आना चाहिए था उस तरह का स्पाइक आया नहीं है। लोग इतना ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड नहीं है परचेसिंग में, और ना ही परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स जो है बढ़ा है, और ना ही बढ़ सकता है। ऐसा कई बार, मुझे थोड़ा टाइम देना, ऐसा कई बार जो है सुनने में देखने में आ रहा है। तो आप भूल जाइए कि आपको इस तरह का कोई आपको PMI इंडेक्स इस तरह का कोई आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, वी शेप रिकवरी बढ़ी हुई मिलेगी, आप उसको भूल जाइए। खैर आगे बढ़ते, कोरोना के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी कि कोरोना के चक्कर में जो है अपने आप को आप परेशान मत कीजिए। और कोरोना के चक्कर में कई बारी लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं, कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना बहुत गलत है कि कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना एक बहुत ही घातक जानलेवा डिजीज है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना जो है वो इतनी खतरनाक बीमारी है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। मतलब आपको ये भी नहीं पता है, अभी यूनान प्रांत में मैंने आपको बताया WHO की टीम 2 बार चीन जाकर आई है, लेकिन चीन ने यूनान प्रांत में जाने से और वहां जहां पर वो पर्टिकुलर शिकाऊ केव्स वहां पर जाने से WHO की टीम को रोक लिया है। WHO की टीम के कई सदस्यों ने पहले तो कंप्लेन की थी कि ये चीन का इंटरफियर बहुत ज्यादा है, चीन बहुत ज्यादा इंटरवीन करता है, चीन बिल्कुल हमको बात नहीं करने देता है, हमें हमारी जगह पे जाने नहीं देता है, चीन हमें काम नहीं करने देता है, और चीन के अधिकारी हमारे हर कदम पे हमारे साथ होते हैं, हमें टेस्टिंग नहीं किया करने देते हैं, ये लोग हमें नहीं जाने देते हैं, रिसर्च नहीं करने देते हैं। जबकि इसके पहले भी चीन की उसी शिकाऊ केव से जो है काफी सारे वायरस निकले थे, जिनके एग्जैक्ट मैचिंग्स जो है 96%, 97% जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मैचिंग जो है कोरोना के वायरस से होते हैं, जो और कोविड-19 के वायरस से स्पेशली होते हैं। और WHO की टीम को चीन ने अंदर जाने से, अपने यहाँ पर जाने से मनाही कर दी। चीन ने कहा कि आपको जो करना है आप वुहान में कर लीजिए, पूरा वुहान शहर घूम लीजिए। तो WHO की टीम दूसरी बार भी गई और जुलाई में, और 21 दिन तक रही। 3 हफ्ते रहने के बाद भी चीन ने WHO की टीम को कुछ करने ही नहीं दिया। चीन चाहती ही नहीं है कि चीन की कोई भी खबर मार्केट में लीक हो। चीन नहीं चाहता है कि WHO की टीम आए उनको परेशान करे, इसलिए पहली बार ही ऐसा व्यवहार कर दो कि WHO की टीम अगली बार लौट के दोबारा ना आए। ऐसा जो है चीन ने पूरा प्लान बनाया, और चीन ने मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, आप जो है शिकाऊ केव्स में नहीं जा सकते, आप रहिए आराम से वुहान में, घूमिए फिरिए आराम से वुहान में। WHO की टीम को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया था पिछली बार, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है, क्योंकि और दूसरे देश के साइंटिस्ट तो जा नहीं सकते चीन में, क्योंकि चीन उनको अलाउ नहीं करेगा। तो सब लोग चाहते थे कि एक बार WHO चीन के पास चला जाए। गया भी WHO चीन के पास में, ऐसा नहीं है कि नहीं गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी चीन ने कहीं ना कहीं जाके अपने जो कारनामे हैं वो दिखा दिए हैं। और चीन ने WHO की टीम को रिसर्च करने की बिल्कुल आज़ादी नहीं दी, WHO की टीम को पता करने की कोई आज़ादी नहीं दी कि कोरोना एक्चुअली में कहाँ से आया है। तो मैं वही बता रही हूँ अब, क्योंकि कोरोना का ना तो कोई आदि है और ना ही कोरोना का कोई अंत है। तो कोरोना का अंत कब होगा ये किसी को भी नहीं पता है। अमेरिका में बताते हैं कि इस महीने के आखिरी में, सितंबर के आखिरी में वैक्सीन शायद आ जाएगी, लेकिन ऐसी खबर अमेरिका ने जैसे ही दी, चीन ने कह दिया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप हर्ड इम्यूनिटी कर लीजिए और आपको वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि चीन इतना ज़्यादा पैसा WHO को दे रहा है कि WHO चीन की ही चमचागिरी करना चाहता है, किसी और की चमचागिरी करने में WHO फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। और WHO चाहता ही नहीं है कि वो चीन के बारे में कोई उल्टी सीधी खबर छापे। और जब भी WHO लिखता है अपनी वेबसाइट पे, यही लिखता है कि हमारी टीम
किसी हमारी इंटरनेशनल टीम के भेजे जाने के लिए एक जमीनी जो ग्राउंड्स है वो देखने के लिए गई थी। बहुत जल्दी हमारी टीम जो है चीन जा रही है और हमारी फिर लिखती है कि हमारी टीम जो है WHO की जो टीम है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे का एक ग्राउंड तैयार करने के लिए गई थी। हमारी टीम जा रही है चाइना, हमारी टीम रिसर्च करेगी चाइना में, हमारी टीम जा रही है रिसर्च करेगी। इसी तरह से जो WHO जो है एक चमचागिरी जो है चीन की करने में इंटरेस्टेड होता है और WHO ने हमेशा ही चीन की चमचागिरी करी है। ऐसा कहा जाता है कि WHO उन्हीं देशों की चमचागिरी करता है, उन्हीं देशों को फेवर करता है जो WHO को सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, WHO को सबसे ज्यादा जो है ग्रांट्स देते हैं। WHO सिर्फ उन्हीं लोगों की जो है चमचागिरी करता है, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा बताया जाता है। खैर चीन का चीन ही जानेगा, ये तो सारी अंदर की बात है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अमेरिका ये दावा करता है, रशिया दावा करता है, वियतनाम दावा करता है, काफी सारे देश ऐसा दावा करते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ चीन की देन है। चीन की वजह से ही कोरोना वायरस पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे सारे देशों में, छोटे छोटे से देश, ब्रुनेई जैसा छोटा देश कोई नहीं जानता है, छोटे छोटे देश जिनको कोई नाम तक नहीं जानता था, वो छोटे छोटे देश जो है आज कोरोना की चपेट में है। छोटे छोटे देश जो है वो कोरोना की वजह से परेशान है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चक्का जाम हो गया, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रुक चुकी है। अब समझ में नहीं आता है कि कैसे चीजें मैनेज होगी, वैक्सीन का समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब पहला पेशेंट ही नहीं रहेगा कोरोना का, जो पहला पेशेंट अगर नहीं पता चलेगा कि ये कोरोना वायरस का आदि क्या है, तो अंत तक कैसे पहुंचा जाएगा। किसी भी चीज का किसी के अंत तक जाने के लिए आपको आदि जानना बहुत जरूरी है। जब चीन रिसर्च ही नहीं करने देता है, जब चीन बात ही नहीं करने देता है, जब चीन अंदर घुसने ही नहीं देता है, यूनान प्रांत की शिकागो केव्स में चीन जब WHO की टीम को घुसने ही नहीं देता है, जब चीन जो है किसी तरह की सपोर्ट में, किसी तरह के कॉपरेशन में, किसी तरह की डेडिकेशन में समाज, सोसाइटी या अन्य देशों के लिए जरूरत नहीं महसूस करता है, तो क्यों चीन सपोर्ट करेगा? क्यों चीन चाहेगा कि कोरोना का कोई वैक्सीन निकल जाए? चीन को जो वैक्सीन बनाना है, शायद चीन ने वैक्सीन बना के यूज भी कर लिया अपने नागरिकों में। और आपको जैसे पता है कि चीन शायद साम्यवादी व्यवस्था होने की वजह से चीन के जो लोग हैं वो चीन की सरकार के साथ होते हैं, वहां पर लोकतंत्र नहीं है, इसलिए खबरें बाहर आना मुश्किल है। क्योंकि अभी बताया जा रहा था कि चीन के जो वुहान शहर में, जहां से कोरोना निकला है, जिसने पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया है, पूरी दुनिया का जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, जितने भी सेक्टर्स है, कोई भी फील्ड हो, हर जगह पे जो है एक तरह की मंदी छाई हुई है, अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, GDP सब जगह की माइनस में पहुंच गई है। फिर भी जो है चीन की GDP बढ़ती जा रही है, चीन की अर्थव्यवस्था और ज्यादा ग्रूम कर रही है, चीन जो है और ज्यादा कंपनियों की मालिक बनती जा रही है। और चीन के वुहान शहर में वाटर पार्क्स में हाई क्लास पार्टीज हो रही है, बिकनी में लड़कियां हैं और बिल्कुल आलीशान रईसों वाली पार्टी, जो 5 स्टार पार्टी कल्चर है, वो चीन में आए दिन देखने को मिलता है। और चीन के पेपरों में और चीन की मीडियाज में छपता भी है किस तरह से हाई लेवल की, हाई क्लास की पार्टीज जो है चीन लगातार करता रहता है। और चीन को इसी तरह के काम करने की उम्मीद की जा सकती है चीन से। और चीन में मेरे ख्याल से किसी भी बंदे ने उन पार्टीज में ना तो मास्क पहना है, ना तो वहां पे सैनिटाइजर का यूज हो रहा है, ना ही वहां पे कोई सैनिटाइज कुछ चीज की जा रही है। सीधे आपको एक नॉर्मल व्यवस्था दिखेगी, एक नॉर्मल सी पार्टीज दिखेगी, नॉर्मल सी पार्टी में नॉर्मल से लोग बैठे हुए हैं, नॉर्मल सारा काम काज चल रहा है, जैसे कभी कोरोना आया ही नहीं, कोरोना का किसी ने नाम सुना ही नहीं। इस तरह से चीन में लगातार नॉन स्टॉप पार्टीज का सिलसिला चल रहा है। सैटरडे संडे जो है वहां पर धूम से पार्टी चलती है, चाहे बीजिंग हो, चाहे शंघाई हो, चाहे यूनान हो। और बार बीच में थोड़ी बहुत कोरोना की न्यूज ये लोग छाप देते हैं ताकि पूरी दुनिया जो है डरी रहे और एक अपने आप को चीन के साथ में सिमिलैरिटीज में के ग्राउंड्स पे देख सके। क्योंकि जब दूसरे देशों को कहेगा जब चीन में कोरोना है तो हमारे यहाँ पे कोरोना है तो कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए शायद छोटी मोटी खबरें जो है, झूठी खबरें चीन न्यूज़पेपर में छापता रहता है। और चीन न्यूज़पेपर में इसलिए छापता है ताकि लोग जो है वो उससे सिमिलैरिटी रख पाए और लोग जो है वो पता नहीं क्या चीन के इरादे हैं, चीन से एक सिमिलैरिटी रख पाए, एक संबंध रख पाए, एक कोऑर्डिनेशन रख पाए। और चीन जो है और झूठ पे झूठ जो है बोलता रहे।
तो यही शायद चीन से उम्मीद पहले भी थी, अभी भी और हमेशा रहेगी। तो यही काम जो है, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको चीन ने ठगा नहीं है, ये कहावत कही जाती है, जो कि सत्य है। रशिया के साथ में क्या चल रहा है, चीन की झड़प, वो मैंने आपको कल लाइव में आई थी तो मैंने आपको बताया था किस तरह से रशिया और अमेरिका से चीन जो है लगातार भिड़ता जा रहा है। कोरोना वायरस की जहां तक बात आ रही है तो आप हाइजीन मेंटेन करिए और हाइजीनिक रहिए, क्योंकि आप हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो कई सारे निजी हॉस्पिटल्स या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो सिर्फ एक तरह से एग्रेवेशन से बचने के लिए, एक तरह से वायरस के इम्पैक्ट से बचने के लिए आपको या सिट्राजिन दे देते हैं या तो आपको कैलपोल दे देते हैं। सिट्राजिन, कैलपोल, एजिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, तो इनको लेने की जो सलाह दी जाती है, सिट्राजिन, कैलपोल, एजिथ्रोमाइसिन, मैं आपको नाम बता रही हूँ। आप किसी भी समय इसको मार्केट से परचेस करके आप इसका 15-20 दिन का कोर्स कर लीजिए। और फिर काढ़ा तो पीना ही है आपको, क्योंकि काढ़ा पीना बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा आप काढ़ा पियेंगे तो फिर आप एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे, आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो आप काढ़ा नहीं पियेंगे। तो इस तरह की आप बातें करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सभी चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि आपको पता है, आप जब से कोरोना लाई है तब से जो आयुष मंत्रालय के हमारे जो मंत्री है, जो आयुष मंत्रालय के हेड है, उनको ही कोरोना हो गया है। तब सोचिए कोरोनिल क्या कर पाएगा। हालांकि बुरी बात नहीं, आयुर्वेदिक की बहुत इंपॉर्टेंस है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने में, लेकिन 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 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको सारे तीनों ही पैथी पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। आपको एक पैथी के भरोसे अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना है, क्योंकि लास्ट 24 घंटे में जो कोरोना पेशेंट्स निकल के आए हैं वो 84,000 से ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में पेशेंट्स निकल के आए हैं। और लगातार हर दिन नॉन स्टॉप जो है आंकड़े जो है रिकॉर्ड ब्रेक आंकड़े कोरोना के सामने आ रहे हो। ये आंकड़े जो है रिकॉर्ड ब्रेक आंकड़े जो आ रहे हैं कोरोना के, वो काफी हद तक जो है झकझोर देने वाले, परेशान कर देने वाले, चिंतित कर देने वाले आंकड़े जो है कोरोना के निकल के आ रहे हैं। तो आप किसी एक दवाई पर डिपेंडेंट मत रहिए, किसी एक पर्टिकुलर पैथी पे डिपेंडेंट मत रहिए। आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको बोला जाता है कि डॉक्टर के पास मत जाइए, कोरोना हो जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाइए, तो ये गलत है। क्योंकि बहुत सारे जो पत्रकार हैं और बहुत सारे जो लोग हैं जिनके एसेंशियल सर्विसेज थी और वो कोरोना के समय बाहर गए हैं और उनको कोरोना हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो प्लीज आप सजग रहिए, सतर्क रहिए कि आपको कोरोना ना हो। कोरोना अपने आप में एक अभिशाप है, एक बीमारी है। इससे जिस तरह से बच सकते हैं उसी तरह से बचिए। ऐसा मत सोचिए कि ये कर लिया तो ये नहीं करेंगे, वो कर लिया तो ये नहीं करेंगे, ऐसा क्यों कर लें, वैसा क्यों कर लें। ऐसा सोचना गलत है, ऐसा आप मत सोचिए। क्योंकि कोरोना एट द एंड ऑफ द डे जानलेवा बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। यही बात साइंटिस्ट भी मानते हैं, यही बात WHO भी मान रहा है, यही बात अमेरिका भी मान रहा है, यही बात रशिया भी मान रहा है, यही बात भारत भी मान रहा है, यही बात स्वीडन भी मान रहा है। तो लगभग सारे ही बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया भी यही बात मान रहा है, लगभग सारे ही बड़े देश इस तरह की बातें मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सच्चाई यही है कि कोरोना डेफिनेटली जानलेवा बीमारी है और जानलेवा होने के साथ साथ बहुत फास्ट वायरस काम करता है, यूं सेकंडों में वायरस काम करता है। तो ऐसे में अगर आप वायरस के संक्रमण से रोकना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो अपने आप को सैनिटाइज करके रखिए। सैनिटाइजर अपने पास जरूर रखिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, आप अपने रूम को सैनिटाइज करिए। आप एक ड्रेस पहनने के बाद उसका दोबारा इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उसमें कहीं कोरोना का वायरस होगा। वो आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए जानलेवा है और कोरोना बहुत जानलेवा है। और कोरोना को स्टिग्मा मत समझिए, क्योंकि आप सोचेंगे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका स्टिग्मा होगा और आपके ऊपर इस तरह की उंगली उठेगी कि इनको कोरोना है, आपकी फैमिली पे स्टिग्मा होगा। ऐसा सोच के आप डॉक्टर के पास मत जाइए। आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर्स ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं हमसे ज्यादा। और आप ये घर पे बैठ के अपनी जान को खतरे में मत डालिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना है तो घर में बैठ के अपनी जान को खतरे में मत डालिए, क्योंकि कोरोना है तो उसको पहली स्टेज पर ही सही कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको फ्लू हो रहा है, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो कहती हूँ कुछ भी, आपको नॉर्मल सिर भी दर्द हो रहा है, आपका कुछ भी हो रहा है, तो कोरोना के सिम्टम्स कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बस यही सिम्टम होंगे तो ही कोरोना होगा।
कोरोना के सिम्टम्स अभी स्पेसिफिक नहीं है, अभी कुछ भी कोरोना के बारे में पता लगाना या बताना मुश्किल है। तो मैं आपको बता दूं कि आप मत समझिए कि आप कोरोना को बस यूं ही खेल जाएंगे और ये ऐसे ही मतलब खेल खेल में वायरस चला जाएगा। अगर आप ऐसा समझते हैं कि खेल खेल में वायरस चला जाएगा और आप खेल खेल में कोरोना से बच जाएंगे, तो आप ऐसा गलत समझ रहे हैं। ऐसा समझना अपने आप में एक नासमझी है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगी। और गवर्नमेंट तो जो है एसिम्प्टोमेटिक जो लोग होते हैं, जो थोड़े बहुत मतलब पहली स्टेज पे होते हैं एसिम्प्टोमेटिक, उनका इलाज नहीं कर पा रही। तो अब गवर्नमेंट के भरोसे मत रहिए कि गवर्नमेंट जो है आप सिम्प्टोमेटिक हो जाएंगे और गवर्नमेंट आपका इलाज कर देगी। अब निजी अस्पतालों में जाइए, ऐसे अस्पतालों में जाइए जहाँ पर कम पैसों में आपका अच्छा इलाज हो जाता है। तो आप इस तरह के अस्पतालों में जाइए। आप सोचेंगे कि आप गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहेंगे, तब तक आपका जो वायरस है वो एग्रेवेट हो जाएगा। और अगर एक बार आपका वायरस अगर एग्रेवेट हो जाएगा तो फिर वो बचना बहुत मुश्किल है आपका। कोशिश कीजिए कि आप इम्यूनिटी बूस्टर्स ड्रिंक पिए। मैंने आपको बोला आपको तीनों पैथी अपनाना है, आयुर्वेदिक भी अपनाना है, एलोपैथिक भी अपनाना है, नेचुरोपैथी कोई आता है वो अपनाना, यूनानी दवाइयाँ ले लीजिए, आप होम्योपैथी ले लीजिए, जो आपको समझ में आता है वो ले लीजिए। आप हर तरह की पैथी अपनाइए, मगर आप वायरस को अपने अंदर एग्रेवेट होने से रोकिए, क्योंकि वायरस का एग्रेवेट ना होना आपकी जान को बचा सकता है। दूसरा, कोई इलाज नहीं है कोरोना से बचने का। वैक्सीन नवंबर, दिसंबर, जनवरी पता नहीं कब आएगी, किसी भी देश को पता नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो आप हल्के में मत लीजिए। कोरोना जानलेवा बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। निजी अस्पताल 2 से 3 लाख रुपए ले लेते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास कभी आपको कोई सस्ता अस्पताल नहीं मिल रहा है, आपको 2-3 लाख देने भी है, तो आप बैंकों से लोन ले लीजिए और आप अपना इलाज करा लीजिए पहली बात। क्योंकि आपको डॉक्टर की हेल्प लेना बहुत जरूरी। घर में बैठ के काढ़ा पीने से, घर में बैठ के आयुर्वेदिक चाय पीने से, घर में बैठ के आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने से आपका, या एलोपैथिक दवाइयाँ खाने से भी शायद आपका अगर वायरस आपको लग चुका है तो वो एग्रेवेट होने से आप बच जाएंगे। वायरस बहुत जल्दी एग्रेवेट होता है, बहुत जल्दी एग्रेवेट होता है। या आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट के भरोसे तो आप भूल जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के भरोसे तो आप मत रहिए, क्योंकि ऐसे में गवर्नमेंट के भरोसे में रहने पे आप आपकी जान गंवा देंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। और अभी तक हमारे देश में 20% से ज्यादा लोग, 20% लोग, मैं आपको बता रही हूँ 20% लोग अभी हमारे यहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स हो चुके हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे यहाँ पर 80-90% लोग या 60% लोग भी कोरोना के पेशेंट्स हो सकते हैं। क्योंकि जब 1% था, जब 2% था, वहां से हम 20 तक आ गए हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब हम 20 से 60 तक पहुंचेंगे या 40 तक पहुंचेंगे। भगवान ना करे कि हम 60-40 तक पहुंचे, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। अगर इसी तरह से अनलॉक 4.0, अनलॉक 5.1 और पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम रख देते हैं, अगर ये सब चलता रहा तो अनलॉक, पता नहीं कितने अनलॉक के नाम चेंज हो जाएंगे और कितने लोगों की जिंदगी जो है धरती से खत्म हो जाएगी। ये कहना और समझ पाना बहुत मुश्किल है। और पता नहीं कितने सारे लोग जो है भगवान को प्यारे हो जाएंगे और कितने सारे लोग जो है अनलॉक के नाम वहां पे स्वर्ग में बैठ के याद करेंगे कि अच्छा मैं मरा था अनलॉक, अच्छा तुम कब मरे थे अनलॉक 5.0, अनलॉक 6.0, मर गया बंदा, अनलॉक 3, अनलॉक 3.0, अनलॉक 2। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे कोरोना जो है सबको अपनी चपेट में ले रहा है। ना कोई धर्म देखता है कोरोना, ना कोई जात देखता है, ना कोई किसी का। आप कहेंगे आपका बड़ा अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम है, अच्छा लोहे का बना हुआ है आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका बहुत खतरनाक इम्यूनिटी सिस्टम है, अच्छा फौलाद का बना हुआ है, आग में तप रहे हैं आप 24 घंटे, जो फौलाद की तरह लोहे की तरह आप आग में तप रहे हैं क्या? आप भूल जाइए इम्यूनिटी सिस्टम कैसा भी हो, आपको बिल्कुल लगातार कोरोना से अपने आप को बचाना है। और कोरोना 12 तरीकों से हो रहा है साइंटिस्टों के हिसाब से। कल की मैंने न्यूज पढ़ी, 12 तरीकों से कोरोना हो रहा है। अब कौन सा तरीका क्या है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, 1-on-1 है, और कौन सा वाला टाइप है, कैसा टाइप है, छींक से आ रहा है और कैसे सांस से आ रहा है, पता नहीं कौन सा भी तरीका हो, आप लोग 12 तरीके से कोरोना हो रहा है। कोई भी आप ऐसा काम मत करिए कि आपको कोरोना हो जाए। 12 तरीकों में से बहुत सारे तरीके आपके आसपास घूम रहे हैं, पता नहीं कब आप कोरोना की चपेट में आ जाए। तो आप इस तरह से कोशिश कीजिए कि आप कोरोना की चपेट में ना आए।
आप जो है हमेशा जो है स्वस्थ रहें, और कोरोना अपने आप में जो है एक अभिश्राप है। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स अगर आपको मिलते हैं तो आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जब जान ही नहीं होगी तो आप क्या कर लेंगे। तो जान है तो जहान है, किसी उर्दू शायर ने ये बहुत अच्छा शेर दिया था और जो बहुत अच्छा भी है। तो आप जान की परवाह कीजिए। अभी थोड़े दिनों तक जान की परवाह करना ही आपकी सबसे पहली और आखिरी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जान है तो जहान है, और जहान है तो खुदा है, और खुदा है तो सब कुछ है और बरकत है। तो आप समझ जाइए कि जान है तो जहाने वाला आप मंत्र आप पढ़ लीजिए। तीनों पैथी का इस्तेमाल कीजिए। किसी वैक्सीन के भरोसे पे वेट मत कीजिए। किसी वैक्सीन जो है 2021 के एंड तक आएगी, 2021 के पहले क्वार्टर में आएगी, सेकेंड क्वार्टर में आएगी, थर्ड क्वार्टर में आएगी, लास्ट में आएगी। आपको नहीं पता कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, तो प्लीज आप भूल जाइए। और गरीबों के लिए तो कोरोना और भी अभिशाप है। मैं आपको बता दूं, अगर आप गरीब है और आपको कोरोना लग जाता है मान लो, तो आप भूल जाइए कि आप ठीक होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मर रहे हैं उसमें गरीबों की संख्या ज्यादा है। अमीर तो आप देखेंगे ठीक होकर घर जा रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री आप देखेंगे, बीजेपी के अनेकों मंत्री, रोज नया मंत्री आ जाता है, इसको कोरोना हो गया, इसको कोरोना हो गया है। हो रहा है, बात सच है, ये कोई पब्लिसिटी की बात नहीं है। कोई भी मंत्री या कोई भी गृह मंत्री कोरोना के नाम से 15 दिन तक या 1 महीने तक हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काटेगा, फैमिली को परेशान नहीं करेगा, और वो जाकर कोरोना की एक्टिंग नहीं करेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि संबित पात्रा कोरोना की एक्टिंग कर रहा है, वो जो है अमित शाह जी कोरोना की एक्टिंग कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कोरोना की एक्टिंग कर रहे हैं। कोई कोरोना की एक्टिंग नहीं कर रहा है। कोरोना सच में होता है, होता ही आप मान लीजिए। आप भूल जाइए कि कोरोना नहीं होता है। कोरोना होता है, डेफिनेटली होता है, और सबको होता है। कोरोना बीमारी ही ऐसी है, हर किसी को होती है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं होगी, इसको नहीं होगी, उसको नहीं होगी। आप भूल जाइए। और एक और चीज है कि जो आपके पहले सिम्टम्स होते हैं, कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं, उनको जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक डॉक्टर्स नहीं समझ पाए हैं कि एक्चुअली में सिम्टम क्या है कोरोना के। कोरोना से जब सिम्टम ही नहीं पता रहेंगे, जब आदि ही नहीं, मैंने आपको बताया आदि नहीं पता है तो अंत ही नहीं पता होगा। जब कोरोना की स्टार्टिंग ही पता नहीं, आदि अंत मतलब मैंने आपको कोरोना की वैक्सीन के संदर्भ में कहा था कि जो कोरोना की वैक्सीन का आदि निकालने के लिए जो WHO की टीम चाइना गई, तो चाइना ने उनको हेलो बाय बाय करके भगा दिया, बात अलग है। लेकिन सिम्टम्स का भी पता नहीं कि सिम्टम्स कैसे होंगे। मैंने देखा है कि एक बंदा जो है बैंक में काम करता था, और वो रेगुलरली कोरोना लॉकडाउन के चलते वो जा रहा है, मार्च में गया है, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में उसकी डेथ हो गई है। और मैं आपको बता दूं, उसकी नई शादी हुई थी और वो SBI में काम करता था। ऐसे ही एक बंदा जो है 5 अगस्त को, जब मैंने सुना था कि 5 अगस्त को वो गया था, और जब रामलला के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो कवरेज के लिए गया हुआ था, फिर उसको कोरोना हो गया और फिर वो उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा जो है ये होता रहता है। तो आप विश्वास कीजिए, आप मान लीजिए कि कोरोना होगा आपको, कोरोना आपको होता है, हर किसी को होता है कोरोना। आप ये मत सोचिए कि आपको कोरोना नहीं होगा, उसको कोरोना नहीं होगा, मेरा तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है इसलिए कोरोना नहीं होगा। आप इसको भूल जाइए। इस तरह की बातें करने वाले अपने आप में झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की बात करने वाले जो हैं वो किसी मुगालते में हैं, और इस तरह के मुगालतों में रहना अपने आप के लिए मुसीबतों को बुलाना है एक तरीके से। तो आप मुसीबतों को मत बुलाइए। तीनों तरह की पैथियां अपनाइए, जो बहुत जरूरी है आपके लिए। तीनों तरह की पैथियां अपनाना, इसका कोई आदि अंत नहीं है। सबसे खतरनाक बीमारी अभी तक की बताई जा रही है, तो आप उसका ध्यान रखिए कि सबसे खतरनाक बीमारी जो है वो आपको ना लगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है वो बताया जा रहा है कि सबसे पहले वो आएगी, और वो शायद 2021 के जनवरी में आ जाएगी। तो जो कि बहुत महंगी होगी, वो फिर दूसरे देशों से कॉन्ट्रैक्ट करके और फिर दूसरे देशों के लिए क्वांटिटी बुलवाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो सबसे पहले आने का संकेत है। हमारे यहाँ पर भी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अभी उसके बारे में कोई भी पॉजिटिविटी बता पाना मुश्किल है। तो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन के भरोसे अभी सब लोग उसी की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने 2 बार
टेस्टिंग की है, लेकिन दोनों ही बार जो है टेस्टिंग से जो है पेशेंट्स ठीक नहीं हुए हैं। तो आप चाहें तो कोरोनिल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत इम्यूनिटी जो है बूस्ट तो कर ही देगा। तो मैंने आपको जैसे बता दिया, तीनों ही पैथियां लीजिए, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, जो पद्धति अपनाना है अपना लीजिए, कोरोना से बच जाइए। ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा घातक हो सकती है। उसके बाद में चीन जो है हमारे यहाँ पे लगातार झड़प बनाए हुए है, लगातार जो है चीन हमारे यहाँ पर बिल्कुल हाथ मुंह धो के हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और जनरल विपिन रावत ने बताया है कि हम लोगों ने जो है 23 अलग अलग मोर्चे जो है जो चाइना ने खोले हैं, उनसे लड़ने के लिए अपनी टीमें तैयार कर दी है, अपने सैनिकों की सेनाएं तैयार कर दी है 23 अलग अलग जगह पे। मतलब आप देखिए, जहां पर हम जाते हैं वहीं चीन है। आप सिक्किम जाइए, चले जाइए, आपको चीन का कब्जा नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश चीन का कब्जा, गोगरा हॉट स्प्रिंग चीन का कब्जा, पैंगोंग सो लेक चीन का कब्जा, उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर में चीन ने अपने मिसाइलें लगा दी है। वो इस तरह से हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। तो ठीक है, चीन नहीं मानता धर्म तो चीन के लिए अफीम है, चीनी सरकार का इस तरह का मानना है। और ग्लोबल टाइम्स में बार बार लिख रहा है कि भारत ही हमारी सेना का और सैनिकों की जो हमारी लिबरल पार्टी है, चाइनीज लिबरल पार्टी जो हमारी सेना है, उसका अपमान कर रहा है। हमने कभी सीमा सहमति का उल्लंघन कभी किया ही नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत डिसेंट लोग हैं। भारत ही है जो सब कुछ कर रहा है, और ये भारत ही है जो हमारी सेना पे बार बार आक्रमण कर रहा है, ऐसा चीन का मानना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीन ने हर जगह मोर्चा खोल रखा है। चीन लड़ने के लिए तैयार है। चीन बुरी तरह से भारत से चिढ़ा हुआ है। चीन अपनी क्षमताओं को जानता है। चीन किसी से ढंग से शांति से बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। उसको बस ऐसा लगता है युद्ध युद्ध युद्ध। और जो उसने साउथ चाइना सी में भी अमेरिका के लिए मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका ने उसको पिछले दिनों हड़काया है, धमकाया है, लेकिन चीन हड़काने या धमकाने से कहां मानने वाला है। कल तो कहते हैं कि अमेरिका के 2 जासूसी प्लेन जो है अमेरिका के, वो चीन की आर्मी के अंदर घुस गए हैं। और सारे जो साउथ चाइना सी में जहां पे चीन की आर्मी थी, वहां पर 2 प्लेन जो जासूसी प्लेन है वो पूरा चक्कर बक्कर लगा के देख वेख के आ गए हैं। और चीन के सैनिक सिर्फ मुंह खोल के देखते रह गए कि इस तरह की हिमाकत जो है अमेरिका ने की है। और आपको तो पता है कि अमेरिका भी डरने वरने वाला नहीं राष्ट्र नहीं है, वो डरता वरता नहीं है किसी से। तो उसने इस तरह की हिमाकत क्यों, चीन सिर्फ देखते ही रह गया। तो कहने की बात है कि जंग जब हम करते हैं तो उसकी कीमत होती है। हम भी किसी से डरते नहीं है, हमारे पास भी परमाणु शक्तियां हैं, हम भी किसी से डरते नहीं है, लेकिन जब जंग होती है तो उसकी कीमत होती है। शायद चीन धर्म में विश्वास नहीं रखता है, तो चीन शायद इस तरह की कीमतें देने में बहुत ज्यादा जो है विश्वास रखता है। लेकिन हम शायद हमारी जीडीपी जो है -23.9% होने की वजह से, गिर जाने की वजह से, हमारी जीडीपी ने क्योंकि -23.9% का गोता लगाया है, तो हम शायद युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। और हमें बहुत परेशानी होगी युद्ध करने से। जब हमारी जीडीपी और ज्यादा गिर जाएगी तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। ये बात तो हमें नोट करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान बीच में एक इरिटेंट का काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो आजकल कटोरा लेके घूम रहा है, और जब उसको कटोरे में किसी ने दान दक्षिणा नहीं दी तो चीन ने उसको अपना लिया है पूरी तरह से। वो चीन के साथ में लगा हुआ है। और पाकिस्तान जो है वो अब ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ चीन ही उसका एक दोस्त है। चीन के भी 2 ही दोस्त बचे हैं, एक नेपाल और एक पाकिस्तान। 2 ही दोस्त जो है। म्यांमार ने भी अब चीन से नाता तोड़ने का मन बना लिया है। म्यांमार ने कहा है कि चीन से दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चीन से दोस्ती नहीं करेगा। तो म्यांमार ने, मैं आपको खबर एक विस्तार से वीडियो बताऊंगी कि म्यांमार ने किस तरह से चीन से नाते तोड़ने का अपना मन बना लिया है। इसी तरह से श्रीलंका ने भी जो है हम्बनटोटा एयरपोर्ट जो है भारत को ऑफर किया है। उसके बारे में विचार चल रहा है कि श्रीलंका किस तरह से हम्बनटोटा एयरपोर्ट जो है वो भारत को देना चाहता है, अमेरिका को देना चाहता है। तो वो भी एक तरीके से चीन से चिड़ा हुआ है, चीन से मुक्ति चाहता है, क्योंकि हम्बनटोटा में जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो श्रीलंका में चीन की ही है। तो एनीवेज देखा जाता है कि एक तरफ तो पूर्वी इलाकों में जहां हमको चीन परेशान कर रहा है, दूसरे पश्चिमी इलाकों में हमें पाकिस्तान परेशान करने वाला है, ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी विपिन रावत जी ने बताया कि हम लोग बिल्कुल डरे हुए नहीं हो, हम लोग बिल्कुल लगातार नॉन स्टॉप हम उनके फ्रंट पे हर तरीके से लड़ने के लिए, हर शक्ति से लड़ने के लिए तैयार है। हमने बहुत सारे हथियार खरीद लिए हैं, जिसमें भी चीन को आपत्ति है। ग्लोबल टाइम्स ने कल छापा है कि ये भारत जो है बार बार हथियार मंगा रहे हैं, मोदी सरकार जो बार बार हथियार मंगा रही है। मोदी सरकार को शायद
अपने देश की जीडीपी और कोरोना के हालात समझ में नहीं आ रहे हैं और मोदी सरकार बार बार हथियार मंगा के अपने देश को और गर्त में ढकेल रहा है, ऐसा ग्लोबल टाइम्स का मानना है, ग्लोबल टाइम्स का कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि युद्ध भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, अपनी सुरक्षा भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार बुला रही है तो इंपॉर्टेंसी जो है सेना को दी जा रही है, सैनिकों को दी जा रही है। वो बात अलग है कि निर्मला सीतारमण जी ने सेना का बजट कम कर दिया इस बार, लेकिन फिर भी अगर हम लोग हथियार बुला रहे हैं तो हम लोग एक तरह से चीन को जो है ललकार रहे हैं, चीन के उकसावे को जो है मान रहे हैं एक तरह से, और हम चीन को जो है अच्छे खासे रिस्पांस दे रहे हैं। उसकी हर सैन्य शक्ति को हम आगे बढ़ चढ़ के एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी हर सैन्य शक्ति को हम जो है पलटवार दे रहे हैं, और पलटवार देने को और युद्ध एक्चुअल में लड़ने को हम लोग तैयार हैं। इस तरह समझ में आता है। मतलब जो अब एलएसी है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट को सुना, कह रहे हैं कि एलएसी जो है वो एलओसी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एलएसी में जब सब लोग नेहरू जी के पीछे पड़ जाते हैं कि नेहरू जी ने एलएसी में हथियार ना चलाने के लिए 62 में समझौता किया था चीन के साथ में कि एलएसी में हथियार कोई नहीं उठाएगा, लेकिन अब एलएसी में भी हथियार उठाया जा रहा है। तो एलएसी जो एलओसी बन गई है, एलओसी जो है भारत पाक सीमा है, मैं आपको बता दूं एलएसी जो है चाइना भारत सीमा है, तो एलओसी बनती जा रही है। मतलब अब एलएसी में भी हथियार उठाए जा रहे हैं, हथियार हम नहीं उठा रहे, लेकिन हथियार चीन उठा रहा है, तो हमें भी मजबूरन उसको जवाब देना पड़ रहा है। तो पूर्वी इलाकों में चीन और पश्चिमी इलाके में पाकिस्तान, तो ये बुरी तरह से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और थैंक्स टू नेहरू जी की, ऐसा कहते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो प्रेजेंट की बात नहीं करते हैं। बहुत सारे जो बीजेपी के प्रवक्ता आ जाते हैं वो तो सिर्फ नेहरू जी के पीछे पड़े रहते हैं कि तिब्बत चला गया, नेहरू जी की वजह से चला गया। और सिंकियांग और तिब्बत की जो वो 1200 किलोमीटर की जब चीन सड़क बना रहा था तो तिब्बत को अपनी तरफ ले रहा था, सिंकियांग से तिब्बत तक की चीन ने सड़क बना ली। और हमारे यहाँ से 1200 किलोमीटर की सड़क की वजह से जब नेहरू जी ने इनफॉर्मल बातचीत करने की कोशिश की, नेहरू जी ने जब चीन को प्रमोट करने की कोशिश की, नेहरू जी ने जब WTO में चीन का नाम रजिस्टर्ड करने की कोशिश की, जब नेहरू जी ने ताइवान को फ्रेंड बनाने की कोशिश की, नेहरू जी ने तिब्बत को फ्रेंड बना लिया है, नेहरू जी ने ये कर दिया वो कर दिया, दुनिया भर की तमाम बातें। हिस्ट्री में तो एक्सपर्ट रहते ही है बीजेपी वाले, तो हिस्ट्री की बात करते रहते हैं, बार बार वर्तमान को सब भूल जाते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है। और लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री अपने कोडवर्ड की बातें करते रहते हैं, शायद बहुत सारे फंड्स की प्रधानमंत्री जी की PM केयर्स को जरूरत है, और भी ज्यादा चाइनीज कंपनी फंड्स देने वाली है, लगता है ऐसे समझ में आ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कितने फंड्स और आते हैं। और अभी पिछले 4-5 दिनों में लगभग 3080 करोड़ का फंड आया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 से 7% फिर से विदेशी कंपनियों से आया हुआ है, बाकी का हिंदुस्तानी दानदाता है। और पी चिदम्बरम जी ने उंगली उठाई कि ऐसे कौन से दयालु महान दाता हैं जिनके नाम भी बताए नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे महान दयालु दाताओं के नाम आप बताए। जब इस तरह की बातें हुई थी तो दयालु दाताओं के नाम शायद अब हमें पता चलेंगे अगर मोदी जी की इच्छा हो। हालांकि वो आंसरेबल नहीं है, इसी तरह का उनका शुरू से रवैया रहा है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती है, इसीलिए जो है वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए सिर्फ मन की बात होती है, बेमन की बात होती है। लेकिन अभी हमारे किसी भी सवाल का जवाब जो है देने को तैयार नहीं है। हालांकि अब संसद में जीरो काल और प्रश्न काल जो है लिखित में देने का समय आ गया। उन्होंने कहा है कि ठीक है, क्योंकि विपक्ष बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, और राहुल गांधी जी ने तो अपनी वीडियो सीरीज एक तरह से बना दी है और सामने रख दी है, तो डेफिनेटली अब प्रश्नकाल तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार अपने बहुमत का कहीं ना कहीं फायदा उठा रही है, अपने बहुमत का कहीं ना कहीं नाजायज फायदा सरकार उठा रही है। और राहुल गांधी जी के हिसाब से प्रश्नकाल जो है अगर नहीं रहेगा तो संसद चलाने का कोई, संसद सत्र, मानसून सत्र चलाने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की पंचायत जो है वो बेसलेस है। इस तरह से राहुल गांधी ने सीधा धावा प्रधानमंत्री जी पे बोल दिया है कल, और प्रधानमंत्री जी ने शायद कुछ सोचा होगा कि विपक्ष अब चुप बैठने वाला है नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप लिखित में सवाल दे दीजिए, हम आपको लिखित में जवाब देंगे, क्योंकि अभी कोरोना काल है तो हम मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि हो सकता है वायरस मुंह में चले जाए, तो शायद ऐसा कुछ होता होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे की बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो खबरें आ रही है लगातार, कल से आज तक के बीच में जितनी खबरें आई है उसके हिसाब से मैं आपको 2-4 चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहती थी, जो पहले मैं आपको नहीं बता पाई। डॉक्टर कफील जो है, ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। परसों रात को उनकी रिहाई हुई, और प्रियंका गांधी जी की सुरक्षा गारंटी के बाद में अब उनको जयपुर में रखा गया है, और वो कांग्रेस के साथ है। हालांकि जैसे ही वो जेल से निकले तो जो पूर्व विधायक थे मथुरा के, वो उनको लेने के लिए गए, और फिर मथुरा के जो नेता है, कांग्रेसी नेता
प्रदीप माथुर, उनके घर में वो मथुरा में रहे, मथुरा की जेल में थे वो पिछले 8 महीनों से। उसके बाद में जो एक बार सांसद भी रह चुके हैं प्रदीप माथुर और 4 बार मंत्री रह चुके हैं। तो प्रदीप माथुर जी के घर पे थे। फिर प्रियंका गांधी जी ने डायरेक्ट उनसे फोन पे बात की। हालांकि ऐसा नहीं कि भाजपा और सपा उनसे बात नहीं करना चाह रही थी, सबने उनसे बात करने की कोशिश की, मगर अब जो है डॉक्टर कफिल जो है बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि योगी जी से उनका एक तरह से 36 का आंकड़ा हो गया है, बहुत सारी वाद विवाद हो गई। तो एक तरह से वो डरे हुए हैं कि अब किसी भी तरह से सरकार उनके ऊपर नए कोई भी एनएसए तो लगा ही दिया और पता नहीं कौन कौन से नए एक्ट निकाले और उनके ऊपर लगा दे। तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए उनकी फैमिली ने बताया कि अब वो थोड़े दिनों तक गोरखपुर में नहीं रहेंगे और वो राजस्थान में रहेंगे। हालांकि उन्होंने अपील की है योगी सरकार से कि उनको उनकी नौकरी वापस दे दी जाए, तो और वो देश की सेवा करना चाहते हैं, कोरोना काल में वॉरियर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो गिनी पिग बनने को भी तैयार है, जो सबसे अच्छी बात है। जो डॉक्टर होने के बाद में सोसाइटी के लिए उनका इतना ज्यादा डेडिकेशन है कि वो गिनी पिग बनने को तैयार है और कोरोना की सारी टेस्टिंग्स जो वैक्सीनेशन की होगी वो अपने ऊपर करने को तैयार है। बहुत बड़ी अपने आप में बात है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया है कि जो G20 के सदस्य हैं हमारे, उसमें सबसे ज्यादा जो गिरी हुई इकोनॉमी है वो भारत की है और भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा गिरी है, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा गिरी है, क्योंकि भारत जो है अनप्लान्ड कोरोना मैनेजमेंट कर रहा है। अनप्लान्ड चीजें जो भारत में चल रही है, इसकी वजह से भारत में जीडीपी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। और भारत की जीडीपी क्या अमेरिका की भी गिरी है, लेकिन अमेरिका की जीडीपी इतनी बड़ी है कि छोटी मोटी गिरावट से या बहुत ज्यादा गिरावट भी हो जाए तो वो प्रिज्यूम कर जाएंगे, लेकिन हम लोग इस तरह से प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं। और संसदीय इंडिया हेड जो है हमारे यहाँ पर शशि थरूर साहब, उन्होंने फेसबुक से 100 सवाल पूछे हैं जिनके जवाब फेसबुक को 7 दिन में देने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि टी राजा सिंह जो तेलंगाना के बीजेपी प्रवक्ता है, वो उनका अकाउंट कल ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने हेट स्पीचेस दी थी। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए भड़काऊ भाषण दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि इनको गोली मार देनी चाहिए, रोहतकियों को गोली मार देनी चाहिए, बांग्लादेश के जो मुसलमान बेचारे भाग कर आए थे उनको गोली मार देनी चाहिए। इस तरह के उनके भड़काऊ और नफरती बयानों की वजह से उनका जो आखी दास उनको सपोर्ट करती हुई नजर आई थी, जो लॉबिंग हेड फेसबुक की वो महिला जो है जिसके ऊपर पहले बीजेपी से संबंध बनाने का, बीजेपी के कांटेक्ट में रहने का और फिर फेसबुक पे जाके फेसबुक की जो इंडिया हेड की गद्दी अचीव करने का जिन पे आरोप लगता रहा है, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था। लेकिन फाइनली जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल के कहने पे, जो अमेरिका का सबसे फेमस न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल, और टाइम्स मैगजीन के छपने के बाद में उनको उनका अकाउंट ब्लॉक करना पड़ा फेसबुक को। और मार्क जुकरबर्ग को सवालों के जवाब देने हैं, अब देखते हैं क्या सवालों के जवाब आते हैं, लेकिन उनका अकाउंट कल ब्लॉक हो गया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि ये जो अकाउंट्स में सब कुछ लिखा गया है, मेरा अकाउंट हैक हो गया था और ये मैंने नहीं लिखा है और मेरे कुछ फर्जी अकाउंट्स हैं और लोग बना लेते हैं, मेरे फॉलोअर्स बना लेते हैं, तो मैं ऐसा कुछ लिखता नहीं हूं, लेकिन मेरे फॉलोअर्स जो है फर्जी अकाउंट बना के ये सब लिखते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी सफाई में कहा, जो मानने को कोई भी तैयार नहीं होगा। डेरेक ओबरायन ने बताया, जो तृणमूल कांग्रेस से है और जो बीजेपी के सांसद भी है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने बताया कि जो सरकार है वो विपक्ष का जवाब नहीं देना चाहती है, तो ऐसी सरकार को सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं है। और बीजेपी और फेसबुक जो है मिले हुए हैं और बीजेपी और इंस्टाग्राम भी मिले हुए, इस बात की चेकिंग होनी चाहिए। और बीजेपी और ट्विटर भी मिले हुए हैं, इस बात का भी चेक करना चाहिए। ये तृणमूल कांग्रेस के नेता ने बताया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐसी सरकार है, ना तो लोकतंत्र पे भरोसा रखती है, ना तो सुशासन पे भरोसा रखती है, ना पंचायती राज पे भरोसा रखती है। इसको जो मनमानी करना है बीजेपी अपनी मनमानी करती है। बीजेपी को बहुमत भी मिल गए हैं तो वो अपनी बहुमत के उल्टे फायदे ले रही है। और एक बहुत फेमस फिलोसोफर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि रेने दे कार्जे करके एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, जिस दिन मैं सोचना बंद कर दूंगा उस दिन मैं नहीं रहूंगा। और क्योंकि मैं सोचता हूं तो मैं सवाल पूछता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं तो मैं बहस करता हूं। अगर मैं सोचना बंद कर दूंगा तो मैं बहस कैसे करूंगा? और बहस करना और सवाल पूछना और सोचना, बहस करना, सवाल पूछना, ये जो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है जिससे मुझे वंचित नहीं किया जा सकता। और खासकर अगर कोई सरकार जनता की बहुमत से सत्ता में आ रही है तो जनता की बहुमत से सत्ता में आने वाली सरकार को विपक्ष के सवाल का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी बन जाता है। और विपक्ष के सवालों के जवाब जो है सरकार देती, क्योंकि विपक्ष भी है जो है वो जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं। विपक्ष भी जो है राज्यसभा सदस्य जो विपक्ष के होते हैं वो भी जनता के ही चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो विपक्ष को भी एक सत्ताधारी पार्टी के सामने लगातार सवाल पूछना भी जो है एक लोकतंत्र के सम्मान की बात होगी। तो इस तरह से जो डेरेक ओबरायन साहब है, जो
तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा है और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग सबकी सब आपस में मिले हुए हैं और ये कुल मिलाकर जो है ये पागल बनाते हैं, ये जनता को पागल बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं। और इस तरह के पप्पू वप्पू जो शब्द हैं, ये पप्पू तो एक हम सिंबलिक कह सकते हैं, जो राहुल गांधी के लिए सिंबलिक इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन करके एक शब्द बना लिया है, पप्पू चंपू चिंटू जो भी ये कहते हैं। लेकिन पप्पू एक्चुअली सिंबलिक हो गया है और पप्पू आजकल पूरी देश की जनता बनी हुई है। इनके जो काले कारनामे हैं, इनके जो एक बहुत ज्यादा रॉकेट छोड़ के जो तरक्की करने का जो मामला है, निजीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट, ये वो फलाना ढिमकाना, ये एक रॉकेट छोड़ के तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर रॉकेट छूटना तो दूर है, ऐसी तरक्की से तो मेरे ख्याल से -23 से हम लोग -26 -30 कब हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और ऐसी चीजें जो है सामने आ रही है। मतलब सरकार ने अब जमीन बेचने के प्लान चालू कर दिए। 12 से ज्यादा कंपनियों की, सरकारी कंपनियों की जमीन बेची जा रही है। मैंने आपको एक वीडियो स्पेशल बताया किस तरह से जंगल बेचे जा रहे हैं। और अब तो 12 से 13 सरकारी कंपनियों की जमीनें बेची जा रही है और उसके लिए एक बकायदा लैंड मैनेजमेंट कंपनी बनाई जा रही है, जो बताएगी कि कौन से आपको PSUs की बात ले, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात करेंगे, अंडरटेकिंग्स की बात करेंगे, तो ONGC की कितनी जमीन बेचना है, ये NTPL की कितनी जमीन बेचना है, गेल की कितनी जमीन बेचना है, सेल की कितनी जमीन बेचना है, ये कितनी जमीन किसकी बेचना है, ये कंपनी डिसाइड करेगी, जो लैंड मैनेजमेंट कंपनी सरकार ने रख ली है। तो अब आप लगातार आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अब आप जमीन बेचने का काम शुरू कर दिया सरकार ने। तो इस तरह की तो हरकतें चल रही है। तो सब कुछ तो बिकने पर आ गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है MP में, और उसके काफी सारे मंत्री जो है वो सिंधिया के बीजेपी में आने से खुश नहीं है, क्योंकि सिंधिया के वही 23 विधायक जो है, और 27 विधायक, और सिंधिया जी जो लगातार, ये वही लोग हैं जो लगातार इन बीजेपी के विधायकों को हराते हुए आए हैं और अब वो फिर से वापस में ही वही बीजेपी में आ गए हैं। और फिर उनको जो है उस पर्टिकुलरली जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से इनको टिकट दिए जा रहे हैं। तो ऐसा सोचते हुए बीजेपी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए सारे मंत्री जो है, BD शर्मा है, नरोत्तम मिश्रा है, मुझे जहां तक याद है जयभान सिंह पवैया है, जो आए दिन ट्वीट करते रहते हैं, आए दिन ट्वीट करके वो अपना गुस्सा जो है एक के बाद एक, किसी को सांप कह रहे हैं, किसी को नाक कह रहे हैं, तो वो अपना गुस्सा बता रहे हैं। विधानसभा के सदस्य जो है जो ये त्याग पत्र देकर आए थे, इनको कोई पसंद नहीं करता है। और काफी सारी जमीनी मामले भी जो सिंधिया के खिलाफ निकाल के आए हैं, इसलिए MP में नरेंद्र सिंह तोमर है, तो शिवराज सिंह चौहान और जो सिंधिया जी है आजकल इन मंत्रियों को मनाने में भी लगे कि कैसे ना कैसे मंत्री मान जाए और उपचुनाव के प्रचार में जुट जाए। मगर ये मंत्री मानने को तैयार नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारा पिंड है, अगर हमारा सिरमौर है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र, तो वहां पर सिंधिया की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से आने के बाद में उपचुनाव की जिम्मेदारी तो इनको देनी बनती है। लेकिन इनके जो भी 27 विधायक है, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो कोई बात नहीं, मगर इन 27 विधायकों को जो है हमारे यहाँ से टिकट देना और इनको लड़वाना जो है अपने आप में एक बहुत ही इन नेताओं के लिए शर्म की बात होगी। अगर ये नेता फिर से हार जाते हैं तो इनके लिए एक बहुत ही मतलब एक प्रेस्टीज इश्यूज इन्होंने बना रखे हैं। जयभान सिंह पवैया तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान है, और सारे ही जो कांग्रेस से हारे हुए नेता हैं वो अब जो है पूरी तरह से परेशान है। और वो ऐसा कहना उनका है कि बीजेपी जो सरकार है वो पुराने नेताओं को भूलती जा रही है और नए नए नेताओं को जो खरीद रही है, और नए नए नेताओं को खरीद के उनकी चापलूसी कर रही है, ऐसा बताने में आ रहा है। उसके बाद में एक और चीज सामने आती है कि जो संजय राउत है शिवसेना के, वो कंगना रनावत से बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं और कंगना रनावत उनकी तूतू मैमे हो गई है। संजय राउत ने बोला है कि कंगना रनावत को अगर मुंबई POK की तरह लगता है, मगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह लगता है, कंगना रनावत को अगर मुंबई पुलिस से इतनी प्रॉब्लम है तो कंगना रनावत मुंबई में रहती क्यों है? उनको मुंबई नहीं आना चाहिए। लेकिन कंगना रनावत भी किसी से डरने वाली है नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं तो मुंबई की टिकट बना रही हूँ, कल परसों में मुंबई पहुंच जाऊंगी, जिसके अंदर दम है वो रोक के बता दे। तो इस तरह की तूतू मैमे जो है एक सामने आ रही है, जिसको राजदीप सरदेसाई ने भी कंगना रनावत को काफी क्रिटिसाइज किया है। मगर खैर आपको पता है कंगना को छोटी मोटी क्रिटिसाइजेशन से परेशानी नहीं है, उसको बिल्कुल मजे आते हैं और पब्लिक लाइट्स मिलती है, हाईलाइट्स मिलती है, ट्विटर में जो है अटेंशन होता है। और जैसे बताया जा रहा है कि इस जगह आमिर खान जी होते या शाहरुख होते या
सलमान जी होते हैं, तो शायद इन सब लोगों पर मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है प्राइम टाइम चला देती। मगर कंगना रनावत की मोदी सरकार से नजदीकियों की वजह से कोई कंगना रनावत का नाम तक नहीं उछाल रहा है। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इतने बड़े बयान को, जिसमें मुंबई को पीओके कह दिया गया है, इतने बड़े बयान को कोई प्राइम टाइम पे नहीं ले रहा है। इतने बड़े बयान को कोई जो है प्राइम टाइम में चलाने को तैयार नहीं है और सिर्फ ट्विटर पर ही ट्रेंडिंग चली जा रही है, ट्विटर पर ही ट्रेंडिंग चली जा रही है। जबकि काफी सारे सीनियर जर्नलिस्ट को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि मुंबई को पीओके बताना जो है मुंबई की आन बान शान में, जहां पर कंगना रनावत ने हम अपना करियर शुरू किया और यहां तक लेकर आई है, मुंबई की आन बान शान में एक बहुत बड़ी खता है। लेकिन इनको तो बोलने की आदत पड़ चुकी है और स्वरा भास्कर ने भी काफी क्रिटिसाइज किया इस बयानों को कि इस तरह से अगर कोई कहता है तो बहुत बुरी बात है। मुंबई को पीओके कहना अपने आप में बहुत गलत चीज है। लेकिन कंगना रनावत जो है वो डरती नहीं है। वो 9 तारीख को मुंबई सुबह पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि 9 तारीख को सुबह मुंबई पहुंच जाएगी। जिसको भी रोकना है वो रोक के दिखा दे। तो इस तरह से कुछ चीजें जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज इट्स बिन ट्रेंडिंग। तो अगर आप ट्विटर नहीं देखते हैं तो अच्छी बात है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चल रहा है। और लोकतंत्र की हत्या जो है हर जगह एक मुद्दा बना हुआ है। चाहे आप ट्विटर ले लीजिए, चाहे आप फेसबुक ले लीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपकी ले लीजिए। जिनको कुछ आता नहीं है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लग जाते हैं। जिनको कुछ किताबें पढ़नी नहीं है वो व्हाट्सएप पे फालतू की न्यूज सुनते रहते हैं और न्यूज बताते रहते हैं, बनाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और सरकार ने जो है 30,000 करोड़ का टैक्स वसूल कर लिया है और जिसमें से 2,000 करोड़ एक्चुअली कुछ गरीबों पे दया होने वाली है। तो 2,000 करोड़ जो है, अगर आपको सड़क दुर्घटना होती है तो आपके अगर पैर वैर टूट जाते हैं, आपके हाथ पैर टूट जाते हैं, तो आप जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके लिए 2,000 करोड़ रखे हुए आप मान के चलिए, तो आपके इलाज अच्छी तरह से होंगे। 2,000 करोड़ में आपके काफी अच्छी तरह से इलाज किए जाएंगे और 2,000 करोड़ आपके ऊपर पूरी तरह से खर्चा किए जाएंगे। चाहे वो हिट एंड रन केस हो, चाहे आपकी गाड़ी पलटी हो गई हो, चाहे आप पे आक्रमण हो गया हो, चाहे जो हुआ हो, रोड पर अगर हुआ है तो आपको सरकार ने पैसे दे दिए 2,000 करोड़। लेकिन हाँ, टारगेट जो है मोदी सरकार का वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। एस्पिरेशंस जो है, बड़ी बड़ी उम्मीदें जो है, महत्वाकांक्षाएं जो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। हालांकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो काफी महत्वाकांक्षी रहे हैं और हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी वो है। उनका वो वन ऑफ द मोस्ट ओवर एम्बिशियस लीडर्स में से हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीमली एम्बिशियस लीडर्स में से एक रहे हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि अगले आने वाले 5 सालों में 30,000 करोड़ का जो टोल टैक्स है उसको हम बढ़ा के 1 लाख करोड़ बना देंगे। मतलब फिर शायद आपके लिए 10-15 करोड़ आराम से रखे जाएंगे। आप शायद 5 स्टार की ट्रीटमेंट में, आपका 5 स्टार सेटिंग्स में आपका ट्रीटमेंट होगा, 5 स्टार स्टाइल में आपका ट्रीटमेंट शायद उस समय किया जाएगा। 5 साल के अंदर अंदर देखिए आपको किस तरह से हॉस्पिटल्स में, जहां पर बात करने की तमीज नहीं है लोगों को, डॉक्टर्स को बात करने की तमीज नहीं, नर्सेस को बात करने की तमीज नहीं है, अकाउंट्स को बात करने की तमीज नहीं है, वहां पे आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। तो देखते हैं आपको किस तरह का 5 स्टार ट्रीटमेंट जो है मोदी सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देती है, जहां पर बात करने की तमीज नहीं है, जहां पर सफाई के नाम पे नील बटे सन्नाटा है और जहां पर सिर्फ बदतमीजी से बात करना ही डॉक्टर और नर्सेस को सिखाया जाता है। तो वहां पर 5 स्टार तो क्या मतलब, मेरे ख्याल से 0 स्टार ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा और आपको फिर से 10-15 लाख रेडी रखने पड़ेंगे ताकि आप किसी निजी अस्पताल में जाकर उनकी जेबें भर सके। और एक सेना ने जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बनाने की जो कॉन्ट्रैक्ट है 5,000 करोड़ का अभी इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है पिनाका को, पिनाका करके एक मिसाइल बनाने वाले हैं। ये टाटा कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी ली है और टाटा कंपनी को जिम्मेदारी देने के वजह से मोदी सरकार ने कहा है कि देखिए हम कितना रोजगार पे जोर लगा रहे हैं, रोजगार सब लोगों को मिलने वाला है। 5,000 करोड़ दे दिए हैं टाटा को, 5,000 करोड़। और ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है वो सरकार ने जो है टाटा को दे दिया, टाटा निर्माण कर लेगी और इतने ज्यादा रोजगार होंगे, इतने ज्यादा रोजगार मिलेंगे जिसकी हद नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, आपको बता दूं कि इतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। सब लोग आप एक काम करिए, वेबसाइट निकालिए टाटा कंपनी की और वहां पर जितने भी आपको वैकेंसीज दिख रही है, ना भी दिख रही होगी तो आप अप्लाई कर दीजिए। जितने भी गुस्से में लोग हैं, मैं आज देख रही थी न्यूज़पेपर में सुबह सुबह कि इतने सारे नवयुवक जिन्होंने 2000
17 में 15 में एग्जाम्स दिए थे गवर्नमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम दिए थे, रेवेन्यू सर्विसेज के या नर्सेज के, या तो जितने भी एग्जाम्स आप लोगों ने दिए, अगर आप लोगों के रिजल्ट्स आए हैं तो ठीक है, नहीं रिजल्ट्स आए तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। और आपके अगर रिजल्ट्स आए हैं तो आप चिल्लाइए मत, क्योंकि रिजल्ट्स ही आए हैं, आपको नौकरी वोकरी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि बहुत जगह तो सरकार के जो उमदा अधिकारी होते हैं उनके बच्चे चले जाते हैं, या बहुत सारे सेटिंग में वहां पे हो जाती भर्तियां, और एग्जाम्स तो सिर्फ एक दिखावा होता है। ना एग्जाम्स से, ना ऑनलाइन इंटरव्यूज से, ना व्हाट्सएप पे इंटरव्यूज से, ना ही किसी और दूसरी वीडियो ऐप के जरिए इंटरव्यू से, ना ही रिटर्न एग्जाम क्लियर करने पे, ना ही आपकी डिग्रियों से आपको नौकरी मिलने वाली है। अगर आपकी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है तो ये मैं आपको बता दूं, तो आप इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपके पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है और आपने क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा नहीं होता है और ना ही होने वाला है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए और सुकून से सो जाइए, क्योंकि अभी आपके रक्षा मंत्रालय कह रहे हैं कि सुकून से सो जाइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर है। तो आप चिंता मत करिए कि भारत पाक का क्या हो रहा है, भारत चीन का क्या हो रहा है। रक्षा मंत्रालय के जो कश्मीर में स्थित कार्यालय है वहां से बार बार ये खबरें आ रही है कि हम तैनात हैं, आप सुकून से सो जाइए। इसका मतलब ये कि आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे। आपको बोल दिया है ना कि आप सुकून से सो जाइए, क्या बार बार सवाल पूछ रहे हैं चीन क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है। जब प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको और ज्यादा फंडिंग चाहिए है, तो आप क्यों अपना सिर खपा रहे हैं बैठ के कि कब जाएगा चीन, कब जाएगा। सुकून से सो जाइए ना। तो आपको रक्षा मंत्रालय ने बोल दिया है, सो जाइए, सोइए सुकून से। क्या क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्या प्राइम टाइम। कुछ तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल 20-20 साल का एक्सपीरियंस लेके, 25-25 साल का एक्सपीरियंस लेके, 30-30 साल का एक्सपीरियंस लेके जर्नलिस्ट जो है बैठ जाते हैं पूछने के लिए चीन क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है। इरिटेशन तो होगी ना रक्षा मंत्रालय को। भाई खड़े हैं ना, सैनिकों के लिए स्वेटर्स का अरेंजमेंट हो गया है, सारे गर्म कपड़ों का अरेंजमेंट हो गया है, सुकोई MI-23 आ रहा है, सारे ही राफेल आ गए और पूछ रहे हैं आप क्या है, चीन क्या कर रहा है। 5 राफेल से आपको पता है चीन कितना डर रहा है। तो चीन के पास तो जैसे कुछ है ही नहीं। तो आप पूछिए मत, आप आराम से सोइए, आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और सतर्क रहिए कि कहीं कोरोना आपको अपनी चपेट में ना ले ले। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कोशिश करूंगी कल फिर दोबारा लाइव आऊं अगर आ सकती हूं तो, और अगर मैं लाइव नहीं आऊंगी तो वैसा भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि हर तरीके से मैं आपको हर सब्जेक्ट पे, हर मुद्दे पे मैं आपसे बात कर सकूं और लाइव आके रोज बात कर सकूं। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, या परी देश की जनता लिख के भी